नाउ दैट बार्ट-सेविट लॉ का स्ट्रक्चर हमें पता चल चुका है, अब हम लोग सर्टन ज्योमेट्रीज के लिए, कुछ स्पेशल सिमेट्रिकल शेप्स के लिए आई वुड से मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं। लेट्स से मैंने पहला केस जो कंसिडर किया है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग। सो मैंने एक रिंग लिया, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसके सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले भी मैंने कहा वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर के इंटीग्रेशन में खास बात हमको इंटीग्रेशन के दौरान डायरेक्शन का बड़ा ख्याल रखना होता है, मगर यहां पर एक प्लस पॉइंट भी है। अगर मैं कभी वेक्टर्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं और जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं जिनको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं और सबों की दिशाएं सेम आए, तो मैं मैग्नीट्यूड अलग से कैलकुलेट कर सकता हूं, और चूंकि सबों की दिशाएं सेम आई थी तो जुड़ने पर जो क्वांटिटी आएगी उसकी दिशा भी वही रहेगी। कुछ वैसा ही इस दिशा की बात को ध्यान रखिएगा यहां भी हो रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा आसान पड़ेगा यहां पर कैलकुलेशंस करना। कैसे, लेट्स सी। तो मैंने क्या किया, बार्ट-सेविट लॉ पूरी वायर के लिए नहीं था, वायर के एक छोटे टुकड़े के लिए था। उस आधार पर इस रिंग पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया डीएल। अब इस डीएल में करंट एज यू कैन सी मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो इस पॉइंट पर करंट आगे की तरफ आ रहा होगा, तो मेरे को डीएल की दिशा मालूम है, या डीएल में करंट की दिशा मालूम है यूं कहूं। सी वो पॉइंट है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर मैं सी पॉइंट पर केवल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करूं तो देखिए वही जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल था, राइट हैंड के पाम को मैंने डीएल की तरफ किया, आर की तरफ घुमाया तो बाहर, यानी इस छोटे डीएल टुकड़े के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट आएगा। इस ही का नहीं, अगर मैंने कोई दूसरा भी डीएल लिया होता कहीं और इस रिंग पर और इसको देखूं, इसका डीएल इस तरफ कहीं टैंजेंट बनेगा और आर इधर है, तो फिर वही राइट हैंड के पाम को डीएल के अलोंग किया और ये आर कुछ इस प्रकार का बना होता, तो मैं फिर अगर डीएल क्रॉस आर करता फिर बाहर आता। तो मजे की बात क्या है, जितने भी ये छोटे छोटे डीएल टुकड़े होंगे, हर एक डीएल टुकड़े का सी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वो बाहर की तरफ आएगी। अभी मेरे लिए फायदेमंद ऐसे हुआ कि मुझे अब वेक्टर फॉर्म में इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर टुकड़े की दिशा बाहर ही आ रही है, तो पूरे रिंग की वजह से भी सेंटर पर फील्ड बाहर ही आएगी। और अब अगर मुझे नेट भी निकालना है तो क्यों ना मैं केवल स्केलर फॉर्म को इंटीग्रेट करके मैग्नीट्यूड निकाल लूं, क्योंकि डायरेक्शन तो मैं प्रेडिक्ट ही कर चुका हूं कि आउटवर्ड्स होगी। उस आधार पर स्केलर फॉर्म था हमारा म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। वहां पर साइन थीटा में थीटा वाज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। यहां ये रहा डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, हर जगह डीएल वेक्टर चूंकि टैंजेंट के अलोंग है और आर वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, सो मैंने डीबी को लिखा म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा की जगह साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर भी सबों का बराबर है। अब जब मैं नेट फील्ड पर आऊंगा तो मुझे इंटीग्रेशन लगाना है। आई मीन इसको आप बी जो यूं समझ रहे हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि बी इक्वल्स इंटीग्रल डीबी विच विल बी इंटीग्रल डीएल और सो टू से समेशन डीएल। सिर्फ जोड़ना ही तो है, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। समेशन डीएल यदि मैं करूंगा तो ये सारे छोटे छोटे डीएल के स्केलर समेशन करूंगा। डीएल के अगर छोटे छोटे स्केलर समेशन करूं तो पूरा जोड़ने पर ये क्वांटिटी बन जाएगी 2 पाई आर। सिंप्लीफाई करिएगा तो यहां पहुंचेंगे बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 आर, यानी एक करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 आर, और डॉट वो उसकी डायरेक्शन मैंने अभी डिस्कस किया ही था। यहां एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली है। आपको याद है मैंने राइट हैंड थंब रूल के बारे में आपसे बात करी थी, डायरेक्शन के बारे में जब बात कर रहा था, तो मैंने कुछ ऐसा बोला था कि थंब को करंट के अलोंग कर दो तो ये जो राइट हैंड की सर्कुलेशन है इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। ये राइट हैंड थंब रूल के और जो है एडवांटेजेस भी हैं। दरअसल मैग्नेटिक फील्ड हर जगह निकालने के लिए आप इवेंचुअली राइट हैंड थंब रूल को दो तरह से मैनिपुलेट करके लगा सकते हो। दो चीजें ध्यान रखो, एक है करंट की दिशा और एक है बी की दिशा, और एक इनको इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास राइट हैंड थंब रूल, इनको रिलेट करने के लिए मेरे पास राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट के अलोंग मैं थंब करूंगा तो जो ये सर्कुलेशन है ये मुझे बी की डायरेक्शन देगा। इसका वाइस वर्सा भी इंटरेस्टिंगली ट्रू है। का मतलब अगर करंट के अलोंग अंगूठा कर्ल कर, ये सॉरी करंट के अलोंग मैं थंब अपने फिंगर्स को कर्ल करूं तो थंब की डायरेक्शन मुझे बी की डायरेक्शन दे देगी। मैं रिपीट करूं इस बात को अगर क्लैरिटी नहीं आई हो। अगर मैं करंट के अलोंग थंब करूं
तो जो राइट हैंड के फिंगर्स का कर्ल है ये मुझे बी की डायरेक्शन दे देगा, या अगर मैं फिंगर्स को करंट के अलोंग कर्ल करूं तो जो थंब की डायरेक्शन है वो बी की डायरेक्शन दे देगी। यहां ये बात चेक करके देखें, यहां करंट का सर्कुलेशन है, तो अगर मैंने करंट के सर्कुलेशन में राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल किए तो थंब से मुझे बी का डायरेक्शन मिलना चाहिए, मिल गया ना, डॉट आया था। आप डीएल क्रॉस आर वाली बात से बच गए, मतलब वो जो राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, नॉट दैट इट वाज रॉन्ग, पर ये भी आसान ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पड़ेगा कि आप हमेशा राइट हैंड थंब रूल से ही चीजें कर लिया करिए। सो करंट अगर ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और करंट अगर कर्ल तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। तो यहां मैंने बी पार्ट लगाया, एक प्रकार से देखें तो करंट का सर्कुलेशन यूं था तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बाहर की तरफ थी। इस बात को इस्तेमाल करते हुए भी हम डॉट ला सकते हैं। मैं इस बात को यूं भी रखूंगा आपके सामने, मान लीजिए ये एक ऐसा कोई रैंडम शेप लूप होता, इसमें कुछ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है मैंने। अब ऐसी स्थिति में मैं पूछता कि इसके भीतर अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताओ। देखो इस सवाल में, इस तरह के सवाल में जबकि कुछ इर्रेगुलर ज्योमेट्री हो, बी का मैग्नीट्यूड निकालना मैथमेटिकली काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा ही होता है, क्योंकि डिस्टेंसेस का बहुत अच्छा प्रोफाइलिंग नहीं पता होता, हमें डिस्टेंसेस बहुत अच्छे से पता नहीं होती। और उसमें भी मान लो मैं एक रैंडम पॉइंट पर पूछ रहा हूं तब तो और मुश्किल हो गया। यहां तो सिमेट्री थी, सारे पॉइंट्स बराबर दूरी पर थे तो इंटीग्रेशन आसानी से हो गया। रैंडम पॉइंट पर फील्ड निकालना इज अ डिफिकल्ट टास्क, मैथमेटिकली काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली हाँ शायद निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पर मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो जो मैंने अभी आपको सर्कुलेशन वाला लॉजिक बताया, तो देखिए इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका राइट हैंड के फिंगर्स को अगर मैं क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, जरूरी नहीं है कि इसी तरह करके हाथ घुमाऊं, मतलब सर्कुलेशन जैसा उसके हिसाब से। अब यहां पर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, तो अगर मैं क्लॉकवाइज सर्कुलेशन करता हूं मेरे फिंगर्स का, तो थंब अंदर की तरफ दिखा रहा है, विच मीन्स इस पॉइंट पर फील्ड क्रॉस होगा। सिर्फ इसी पॉइंट पर नहीं क्रॉस होगा, इस पूरे रीजन में हर जगह क्रॉस होगा। और जैसा कि कुछ देर पहले समझाया था मैंने, अगर हर जगह ये क्रॉस है तो इसके बाहर हर जगह डॉट होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल को इस्तेमाल करना आई और बी के बीच में डायरेक्शन वाले रिलेशन को लाने के लिए। ओके, दो पॉइंट्स नोट करें। अभी जैसे हमने सर्कल के सेंटर पर निकाल तो लिया, मान लीजिए ऐसा कोई पीस ऑफ वायर है और इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की, इट्स अ सिंगल वायर, बस मैंने बेंट कर दिया वी शेप में, मैंने जान के नहीं अलग अलग 1 और 2 दिखाया है आपको। इट्स अ सिंगल वायर बेंट एज शोन। तो अगर मैं पॉइंट पी पर आपसे यह पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा कि नॉन जीरो, बस इतना, वैल्यू नहीं चाहिए मेरे को, तो 1 से कुछ डिस्टेंस पर भी है, कुछ एंगल भी है जो कि नॉन जीरो है, तो इस पोर्शन ऑफ वायर की वजह से यहां पर अगर मैं आपसे B1 पूछूंगा तो आएगा नॉन जीरो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, क्योंकि इस वायर का कुछ लेंथ भी है, इससे कुछ दूरी भी है जो कि नॉन जीरो है, और इसके कोई भी टुकड़े को लिया होता, डीएल को उस पॉइंट तक का आर लिया होता, तो डीएल और आर के बीच में एंगल 0 नहीं है, 180 नहीं है, इसलिए साइन 0 साइन 180 का पंगा नहीं है। परंतु ये जो सेकंड पोर्शन ऑफ द वायर है, आप ध्यान दें, इसको प्रोड्यूस करने पर ये वहीं से गुजर रहा है, पॉइंट पी से। तो अगर मैं बायट-सेवर्ट लॉ से चलूं और इस वायर का एक छोटा टुकड़ा लिया होता मैंने, यानी डीएल लिया होता, और इस डीएल के कारण यहां पर फील्ड निकालने की कोशिश करी होती, तो एक आर वेक्टर भी आता, तो डीएल और आर के बीच का एंगल 180 डिग्री आ गया, किसी सवाल में 0 डिग्री भी आ सकता था। तो साइन थीटा में जब साइन 0 साइन 180 डालेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एंड देयरफॉर यू मस्ट नोट कि इस पोर्शन ऑफ वायर की वजह से पॉइंट पी पर, मैंने इसका नाम 2 रख दिया था, यह 0 होगा। इसके मायने क्या कि कभी भी किसी सवाल में अगर एक करंट कैरिंग वायर वाली जो लाइन है, उसी लाइन पर मैं किसी पोजीशन पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछूं, तो आप स्ट्रेट अवे उसे 0 ले लिया करिए। तो एक ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। मैं इस पॉइंट को यूं कहूंगा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर कि लाइन के अलोंग ही कोई पॉइंट पे यहां या यहां भी हो सकता था, पर इसी लाइन के अलोंग बात कर रहा हूं मैं, अगर इस लाइन के अलोंग किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली जाए, तो इस टुकड़े के कारण, इस वायर के टुकड़े के कारण यहां पर फील्ड 0 होगा। इस टुकड़े के कारण नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा जो कि नॉन जीरो होगा।
दूसरा, अभी सर्कुलर रिंग के लिए हमने निकाला फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई टू आर उसके सेंटर पर। अगर उसी सर्कुलर रिंग पोजीशन पर n टर्न्स हो गए, मान लिया n टर्न्स अगर हो गए तो बस कुछ नहीं, n टाइम्स हो जाएगी फील्ड। हर एक रिंग का एक कंट्रीब्यूशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई बाई टू आर। ये मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि यहां पर एक ही r रेडियस की लोकेशन पर मैंने n रिंग्स ऐसे रख दी इस उसी पोजीशन पर, तो b की वैल्यू हो गई n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाई टू आर। हर एक का कंट्रीब्यूशन ऐड हो गया। सो फॉर n टर्न सर्कुलर रिंग कैरिंग i। अगर मैं इसी से इंस्पायर्ड एक तीसरे पॉइंट पर चलूं, अगर मुझे किसी सर्कुलर आर्क के सेंटर पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा गया तो क्या करूं? तो ध्यान दो, मैं किस तरह वायर लाया हूं। ये वायर आया, फिर एक सर्कुलर पोर्शन में टर्न हुआ, फिर वायर यहां चला गया। ये दोनों पोर्शंस मैंने रेडियल रखे हैं। सी पे वास्तव में 3 कंट्रीब्यूशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती, एक इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड, एक इस आर्क की मैग्नेटिक फील्ड और एक इस वायर की। परंतु ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होगा। ये जो पॉइंट बता रहा था मैं उस आधार पर, क्योंकि सी इसी लाइन पर है, इसी लाइन पर है, तो इस वायर और इस वायर की वजह से सी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस कर्ल की वजह से, इस कर्व की वजह से आएगा। अब हम जब पीछे डेरिवेशन किए पूरे रिंग का, तो हमने वहां एक खास बात देखी थी कि हर डीएल टुकड़े का सेंटर पर कंट्रीब्यूशन बराबर ही था, एंड देयरफॉर मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं। का मतलब पूरे सर्कल का कंट्रीब्यूशन होता म्यू नॉट आई बाई टू आर, तो सिर्फ, और ये पूरा 2 पाई में स्प्रेड होता, तो केवल थीटा पोर्शन का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई टू आर इंटू थीटा बाई 2 पाई। तो ये एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि पूरे सर्कुलर रिंग की बजाय अगर एक आर्क के कारण सेंटर पर निकालना हो, यूज यूनिटरी मेथड म्यू नॉट आई बाई टू आर इंटू थीटा बाय 2 पाई। ध्यान रखिएगा थीटा रेडियंस में होगा। यदि आप किसी बुक में थीटा बाय 360 डिग्रीज लिखा देखें, विच इज टू मी ओके, तब थीटा को डिग्रीज में लिखिएगा। आई मीन आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये वाला टर्म यूनिट वाइज सस्टेनेबल हो। मतलब अगर मेरे को कोई बोले कि सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल मतलब थीटा को मैं पाई रेडियंस डाल दूंगा, तो पाई बाई 2 पाई, और सेमी सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, विच इज ऑल्सो ओके। पूरे सर्कल का म्यू नॉट आई बाई 2 आर आया था, तो आधे सर्कल का म्यू नॉट आई बाई 4 आर यूनिटरी मेथड का ही फॉर्म है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब अगली ज्योमेट्री पर शिफ्ट होते हैं। कंटिन्यूइंग विद अदर ज्योमेट्रीज, अगर एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो हमको, तो बायट-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशन से ये एक्सप्रेशन निकल कर आता है, v इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहां पर ये जो r देख, ये वो वायर है जिसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इससे r दूरी पर ये पॉइंट P है जहां फील्ड निकालना है। थीटा 1 थीटा 2 अपर और लोअर एंड्स के एंगल सबटेंडेड एट P हैं। सो ये r तो हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वायर। थीटा 1 थीटा 2 जो आप देख रहे हैं, ये एंगल सबटेंडेड ऑफ अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द वायर एट पॉइंट P। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनाइट वायर की विसिनिटी में। अब जब मैं इनफाइनाइट वायर बोलूंगा तो थीटा 1 थीटा 2 पर कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे, जब करेंगे तब। अभी फाइनाइट वायर का ये एक्सप्रेशन है। इसकी डेरिवेशन पर आए तो ये वो मैंने फाइनाइट वायर लिया, इसमें करंट आई फ्लो कराया। इस पॉइंट से जो P के परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के फुट पर है, इससे y डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dy, सो दैट I dy करंट एलिमेंट हो गया। अगर हम लोग जो डायरेक्शन की बातें किए थे उसके हिसाब से देखें तो थंब को करंट की डायरेक्शन में अलाइन किया और इनवर्ट्स जा रहा है, तो इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स होगा। इंटरेस्टिंगली मैं कोई भी एलिमेंट लेता तो उसकी वजह से भी अंदर ही होता। चूंकि हर एक एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आ रही है, तो मैं स्केलर एडिशन से भी काम चला लूंगा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन इनवर्ट्स आ रही है। और स्केलर एडिशन करने पर उनका जो नेट रिजल्ट आएगा वो मुझे नेट मैग्नीट्यूड दे देगा, और डायरेक्शन चूंकि सबकी इनवर्ट्स आ रही है तो इवेंचुअली डायरेक्शन इनवर्ट्स ही कहला जाएगी। डीबी अगर हम स्केलर फॉर्म से चलें तो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। वहां साइन थीटा में थीटा था एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर।
यहां पर मेरा डीएल वेक्टर ये dy है और मेरा आर वेक्टर ये नहीं है, आपकी बार आर उसका पोजीशन वेक्टर था पॉइंट P का ये, तो इस डीएल वेक्टर और ये है मेरा वो सो कॉल्ड आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इनके बीच का एंगल लेना है। यदि मैंने इस एंगल को थीटा माना जो कि एक वेरिएबल है, तो ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल आ जाएगा मेरा 90 प्लस थीटा। तो जिसको बार्ट-सावर्ट लॉ में हम साइन थीटा बोल रहे थे, वो थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर आ जाएगी 90 प्लस थीटा। और ये आर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज अ कांस्टेंट, मगर पॉइंट P की जब दूरी लेंगे तो इसका ये वाला हाइपोटेन्यूज वाला टर्म वो r यहां पर आना चाहिए था 4 पाई r स्क्वायर, दैट r की वैल्यू वुड बिकम r sec थीटा, मेक्स इट स्क्वायर होने पर r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। अब इस टर्म को ही मुझे इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। उसके लिए इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड एक अप्लाई करते हैं, विच इज अगर मैं इस y को r tan थीटा, इस y को देखो इस ट्राइंगल से y की वैल्यू r tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं तो dy की वैल्यू हो जाएगी r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन मैं इसमें कर देता हूं। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r cos थीटा d थीटा। नेट b निकालना है, इंटीग्रेट कर देता हूं इसे, और लिमिट्स अगर मैं देखो थीटा इस पोजीशन पर था, मेरा लोअर लिमिट नीचे की तरफ है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ, और अपर लिमिट ऊपर की तरफ। उस आधार पर अगर मैं लिमिट्स देखूं तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक जाता दिखाई देगा यहां पर, या यूं कहें मैंने थीटा 2 थीटा 1 लिया, तो अकॉर्डिंगली लिमिट्स को मैं डाल सकता हूं माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, नीचे की तरफ वाला माइनस और ऊपर की तरफ वाला प्लस। तो लिमिट्स में डालूंगा तो आएगा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। मैंने चूंकि थीटा 2 थीटा 1 ऐसे लिया है, अगर कोई ऑपोजिट तरीके से लेगा तो ऑपोजिट तरीके से लिमिट्स डाल सकता है। बिलो द सेंटर लाइन माइनस थीटा 2, अबव द सेंटर लाइन प्लस थीटा 1। ये लिमिट्स जब कॉस थीटा का इंटीग्रल सिंपल साइन थीटा होता है, लिमिट्स डालने पर दिस विल सिंप्लीफाई टू दिस फाइनल रिजल्ट। और यही आपको इवेंचुअली ध्यान रखना है। फाइनाइट वायर की वजह से अगर बी निकालना हो तो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर sin theta 1 plus sin theta 2, where r is the perpendicular distance of that point obviously, and theta 1 theta 2 are angles subtended of the upper and lower ends of the wire. Finite wire के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला b equals to mu naught I upon 4 pi r sin theta 1 plus sin theta 2। इसी को इस्तेमाल करके हम कुछ स्पेशल केसेस भी डील कर सकते हैं, जैसे अगर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की विसिनिटी में भी पूछा जाए, तो मान लीजिए ये वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, तो इसका अपर एंड बहुत ऊपर होगा ऐसे और लोअर एंड बहुत नीचे होगा। उस आधार पर थीटा 1 और थीटा 2 की लिमिटिंग वैल्यूज 90-90 डिग्री ली जा सकती हैं। आप ऐसा इमेजिन करिए ना, बहुत ऊपर की तरफ गए तो थीटा 1 टेंड करने लगेगा 90, उसी तरह बहुत नीचे जाएंगे तो थीटा 2 टेंड करने लगेगा 90। जब थीटा 1 थीटा 2 90 को टेंड करने लगेंगे, उस स्थिति में अगर मैं उस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालूं तो मेरे को आएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r sin 90 प्लस sin 90 which simplifies to b इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। तो लॉन्ग वायर, इसको इन्फिनिटली लॉन्ग वायर भी बोलेंगे, बोल सकते हैं कि विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। इसकी फील्ड लाइंस की अगर बात करें, हमने चर्चा पहले करी थी कि अगर मैं थंब को करंट की डायरेक्शन में कर लूं तो ये कर्ल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देता है। यहां उसी लॉजिक को लगाएं, मैंने फील्ड लाइंस बनाई यहां पर, ये रहा करंट कैरिंग वायर, मैंने साइड व्यू फील्ड लाइंस की दिखाने की कोशिश की है यहां पर। ये लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इसके चारों तरफ फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलेट क्लोज लूप फील्ड लाइंस, तो कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस बनेंगी। इसी को अगर ऊपर से देखता टॉप व्यू, तो ये मुझे करंट कैरिंग वायर एक डॉट की तरह दिखाई देता, और ये जो फील्ड लाइंस है ये इसके इर्द गिर्द चारों तरफ, मैंने ये 2-3 लाइंस 2-3 सर्कल्स ही बनाए हैं, बट आप समझिए ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड होगा, क्योंकि फील्ड इंफिनिटी तक अवेलेबल होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लॉन्ग वायर की। इसी प्रकार अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो हमारे पास, मतलब ऊपर वाला हिस्सा इंफिनिटी पर नीचे वाला हिस्सा सामने सामने बिल्कुल पी के सामने, तो फिर उसी तरह थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करें तो थीटा 1 ऊपर की तरफ जाकर टेंड कर जाएगा 90 को, परंतु थीटा 2 0 को ही टेंड करेगा। फिर एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। रही बात दिशा की, वो अभी भी वैसे ही रहेगी राइट हैंड थंब रूल से, मतलब करंट की दिशा में हमने किया, ये सर्कुलेशन आया, इधर से बाहर निकलेगी फील्ड लाइंस, इधर से अंदर जाएंगी।
ये न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस होता है। हमने जो डेरिवेशन किया उसमें हमने पॉइंट पी को वायर के अपर लोअर एंड के बीच में कहीं रखा था, परंतु कई बार सवाल पूछने वाला उस पॉइंट को वायर के नीचे या शायद ऊपर भी कहीं रख सकता है। कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें θ1 θ2 की वैल्यूज को बस मैनिपुलेट कर दें तो काम चल जाए। आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था θ1 इज एंगल सबटेंडेड ऑफ द अपर एंड, θ2 इज एंगल सबटेंडेड ऑफ द लोअर एंड। अगर जिस पॉइंट पर फील्ड निकाला था, मान लीजिए है वो पॉइंट P, जो कि वायर के इस फाइनाइट टुकड़े के नीचे की तरफ है, तो अगर मुझे इसकी मैंने दूरी तो वही रखी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर मैंने R ही रखा, परंतु चूंकि ये पॉइंट वायर के नीचे की तरफ है, तो जब मैं एंगल सबटेंडेड देखूंगा तो अपर एंगल तो अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ही गया θ1, इसलिए वो प्लस θ1 ही रहा। लेकिन तब जब मैंने डेरिवेशन किया था तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे था θ2, अब θ2 ऊपर है, यानी θ2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में मुझे उल्टा कर देना पड़ेगा काम। जब उस डेरिवेशन पर जाएं आप, तो मैंने लिमिट्स डाली थी -θ2 से +θ1। अगर उस डेरिवेशन के हिसाब से चलूं तो मुझे डालना पड़ेगा उस डेरिवेशन में +θ2 से +θ1, या इन अदर वर्ड्स अगर मैं फाइनल एक्सप्रेशन के टर्म्स में देखूं तो मेरे को एक फॉर्मूला आ गया था μ0I/4πr sin θ1 + sin θ2। अगर उसमें सब्स्टिट्यूशन के आधार पर काम करूं तो मेरा चूंकि θ1 ऊपर था तब भी और अब भी, तो θ1 को मैं θ1 ही मानूं, पर θ2 उस समय नीचे था और इस बार θ2 ऊपर है, तो मैं θ2 को -θ2 से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो भी मेरा आंसर आना चाहिए, और वही करना भी है शायद। अब देखें उसी फॉर्मूले में θ1 को मैंने θ1 ही रखा, मगर θ2 को -θ2, और फॉर्मूला बन जाएगा μ0I/4πr sin θ1 - sin θ2। ये भी फाइनाइट वायर ही है, परंतु इस बार वो जो पॉइंट है वो वायर के सामने सामने ना होकर थोड़ा नीचे। ओके, इलस्ट्रेशंस करें उससे पहले एक और बड़ा खास पॉइंट है, इसको वैसे हम डायरेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, पर इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स, इनकी वजह से जब फील्ड की डायरेक्शन से मेरा मतलब फील्ड की डायरेक्शन है, मान लीजिए लॉन्ग वायर को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, यानी करंट बाहर की ओर आ रहा हो। अब मैं और आप जानते हैं कि फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, तो ये डॉट करंट, तो फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। देखिए ये सर्कुलेशन जो मैंने ये दिखाई एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन था, तो अलग अलग पॉइंट्स पर मैंने बी की दिशा निकाल के दिखाई है। चूंकि एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है, अगर इस वायर की वजह से यहां मैंने पूछा होता तो सर्कुलेशन फील्ड की देखिए कुछ इस तरह होती सर्कुलेशन फील्ड की, तो जब ये फील्ड इस पोजीशन पर पहुंचा होता तो नीचे। मैंने बस ध्यान ये रखा कि अगर ये वो आर है, वायर ऐसे था, तो आर के परपेंडिकुलर ही होना ही चाहिए। बायट-सावर्ट लॉ से भी डीएल क्रॉस आर, यानी मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो आर के तो परपेंडिकुलर फील्ड को होना ही पड़ेगा। तो उस आधार पर अगर ये करंट बाहर की तरफ था, ये फील्ड लाइंस ऐसे कुछ घूमनी थी, तो इस पोजीशन पर जब जाएंगे तो फील्ड लाइन ऐसे होनी चाहिए, तो यानी बी की दिशा नीचे की तरफ होनी चाहिए। ठीक उसी तरह ये वाला पॉइंट चुना मैंने, फिर उसी जुगाड़ से करंट बाहर की तरफ, ये ऐसे घुमा हाथ, जब हाथ घुमाकर इस पोजीशन पर लाऊंगा तो पीछे की तरफ आएगा। फिर मैंने वही ध्यान रखा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, यहां एक रैंडम पॉइंट को इधर ले लिया मैंने, फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। जब ये फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज यूं घूमती हुई इस पोजीशन पर ऐसे पहुंचेगी तो ऐसे कुछ जाएगी इस तरफ, क्योंकि फील्ड इधर जा रही होगी ऐसा कुछ, तो जब इस पोजीशन पर मैं बी की डायरेक्शन लूंगा तो ऐसे टैंजेंट आएगा उन सर्कुलर फील्ड लाइंस के टैंजेंट, तो आर के फिर परपेंडिकुलर। हर जगह घूम फिर कर बात मैंने एक ध्यान रखी है, आर के परपेंडिकुलर रखूं और वेरीफाई मेरे को यूं हो जाए करंट ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती। उसी तरह अगर क्रॉस करंट होता, इट्स अ लॉन्ग करंट, ये क्रॉस करंट अंदर की तरफ, इस बार मैं अगर सर्कुलेशन देखूं तो देखो ऐसा आएगा फील्ड का सर्कुलेशन, क्लोज लूप बनाएगा क्लॉकवाइज। फिर मैंने वही ध्यान रखा इस पॉइंट पर फील्ड तो ऐसे ज्वाइन किया, उसके परपेंडिकुलर ले लिया, ये सब बी की दिशाएं हैं, डायरेक्शंस ऑफ बी। ये मैं यूनिट वेक्टर दिखा रहा हूं का मतलब ऑब्वियसली डायरेक्शन सजेस्ट करना चाह रहा हूं, ये ऐसे। अब क्लॉकवाइज का ध्यान रखते हुए मैंने इस तरफ बी की दिशा दिखाई, इधर इधर इधर, कहीं पर भी आप मुझे कोई रैंडम पॉइंट देते ना, आप कहते सर यहां बताएं किधर होगा, तो मैं ये ज्वाइन करता और इधर कर देता क्या ना, इधर करने पर मैंने अपना वो फेल कर दिया आइडिया, क्योंकि क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये ना लेकर मुझे असल में ये लेना होगा, दिस विल बी रॉन्ग, ये 90 डिग्री और ये मेरी बी की दिशा। तो ये ध्यान रखेंगे आप।
एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, आगे न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आएगा ये। मैंने दो लॉन्ग वायर्स को अगल बगल में रख दिया, वायर 1 वायर 2, डॉट क्रॉस से इसको दिखा रहा हूं मैं 1 और 2। अब देखिए, और ये कोई पॉइंट रहा होगा जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी 1 के कारण और 2 के कारण। तो जब मैंने 1 के कारण निकालने की कोशिश करी तो मैंने देखा अच्छा यार ये तो डॉट वायर है, तो इसकी फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर वही यहां से ज्वाइन किया और परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर, ये मेरा B1 आ गया। उसी प्रकार जब क्रॉस का देखा मैंने तो क्रॉस के लिए इनवर्ट्स करंट और क्लॉकवाइज फील्ड, फिर ज्वाइन किया 90 डिग्री पर B2 इधर ले लिया। यदि ये θ1 θ2, ये ध्यान रखिएगा ये वाले एंगल्स θ1 θ2 नहीं होंगे। कई बार जल्दबाजी में डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो जल्दबाजी में इसको हम लोग वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जैसा मान लेते हैं, जो कि वो नहीं है। क्योंकि अगर ये θ1 और ये 90 है तो इधर का जो एंगल बचा ये बचेगा अपने पास 90 माइनस θ1 और ये बचेगा 90 माइनस θ2। हालांकि बहुत छोटी बात है पर आप एरर ना कर जाएं, इसलिए ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया मैंने। इलस्ट्रेशन में आप ऑब्जर्व भी कर लीजिएगा इसे।